A very warm welcome to this session, my dear friends. इस सेशन में हम जैब का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसके मॉड्यूल सी चैप्टर 20 दैट इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसमें जो डेवलपमेंट्स है उसको देख रहे हैं. सो वी हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टेजेस, रेस्ट जो है आज हम देखेंगे. ठीक है, तो बिफोर मूविंग अहेड लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जैब मे 2024 एग्जाम, तो द बेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू क्वालिफाई दिस एग्जाम इज दैट यू आर मेंटोर्ड बाय समवन, एंड हम लेकर आ गए हैं आपके लिए ये कंप्लीट मास्टर कोर्स, जहां पर आपको सारे के सारे जो हमारे कंपोनेंट्स है चारों, आईए, आईएफएस, एएफएम, पीपीपी, आरबीडब्ल्यूएम, चारों के रिकॉर्डेड लेक्चर्स अलोंग विद दैट ईच एंड एवरी चैप्टर के चैप्टर वाइज क्विज, देन यू आर आल्सो गेटिंग फुल लेंथ मॉक टेस्ट. ईच चैप्टर के आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, क्रिस्प एंड शॉर्ट नोट्स, ताकि आप आराम से जो है फटाफट से रिवाइज कर सको. ऑल्सो वी आर प्रोवाइडिंग द लाइव क्लासेस इन दिस. ठीक है, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू अवेल, यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. और अगर आप अभी इसको क्लिक कर रहे हो, देन डेफिनेटली यू शुड बी यूजिंग द कोड जैब 85, ताकि आपको 85% का डिस्काउंट मिले ऑन ऑल ऑफ द कोर्सेज, राइट. एंड इफ यू वांट कि सिर्फ एक सब्जेक्ट का, एक कंपोनेंट का कोर्स मुझे चाहिए, दैट इज आल्सो अवेलेबल. यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. ठीक है दोस्तों, तो काफी सारी चीजें इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड हम डिस्कस कर चुके हैं. वी हैव आल्सो सीन द थ्री इनिशियल फेजेस ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, तो क्या है ये फेजेस? सबसे पहला 1947 से पहले फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान आता है, फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में. ब्रिटिशर्स के टाइम में 1906 में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी आती है. 47 से 1991 के बीच में, क्योंकि 1991 ने एक लैंडमार्क ईयर है जब एलपीजी रिफॉर्म्स हम लेकर आए थे, तो नेशनलाइजेशन हुआ, बैंक रिफॉर्म्स यहाँ पर किए गए, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश किया गया. ऑल्सो फेज 3 इफ वी सी 1991 से 2010 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो एलपीजी रिफॉर्म्स यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए गए. एंड ऑल्सो ये देखा गया कि जो क्राइसिस हुआ था इंडिया में 1991 में, ऐसा क्राइसिस फिर से ना हो. तो फॉर दैट नरसिम्हन कमेटी को बैठाया गया कि भाई बताओ कि क्या रिकमेंडेशंस है आपके. तो दो बार 92 एंड 98 में बैठाया गया, जहां पर फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड रिकमेंडेशंस एंड बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड पर्टिकुलर रिकमेंडेशंस 98 में दिए गए. ठीक है, अब आफ्टर 2010 टिल प्रेजेंट अभी हम देखें, दैट इज द फेज 4 व्हिच वी विल बी डिस्कसिंग टुडे. ठीक है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस उस समय हुआ था, और व्हाट वर द डिफरेंट रिफॉर्म्स जो दिए गए थे इस टाइम पर. ठीक है, तो फोर्थ फेज का देख लेते हैं क्या क्या हुआ था. यूएस में 9/11 का अटैक हुआ था ट्विन टावर्स पर, एंड इसके वजह से इंटरेस्ट रेट्स जो है काफी ज्यादा क्रैश कर जाते हैं यूएस में. बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर बैंक्स को लोन्स वगैरह देने पड़ते हैं, तो लोन्स काफी चीप हो गए, एंड कई लोग जो है मॉर्गेज लोन्स लेने लगे, यानी कि घर खरीदने के लिए लोन्स लेने लगे. इसके अलावा जो लोन्स है जो बैंक्स दे रहे थे, काफी सारे लोन्स दे रहे थे, उनसे थोड़ा वैल्यू एंड मनी कमाने के लिए, क्योंकि लोन के इंटरेस्ट रेट्स तो चीप है, तो प्रॉफिट कैसे होगा बैंक्स को. तो दे स्टार्टेड सिक्योरिटाइजिंग दीज लोन्स. इन लोन्स के सामने सिक्योरिटीज इश्यू करना उन्होंने शुरू कर दिया, एंड ये सिक्योरिटीज एक्चुअली वर बॉट बाय मेनी पीपल इन यूएस एंड आउटसाइड यूएस, स्पेसिफिकली यूरोपियन यूनियन में. ठीक है, यूरोप में काफी ज्यादा इन्होंने ये खरीदा था. ठीक है, तो ये लोन्स एक्चुअली उनके बैलेंस शीट से बाहर हो जाते हैं जैसे ही वो सिक्योरिटाइज हो जाते हैं. ओके, देन आफ्टर दे हैव बीन सिक्योरिटाइज, ये सिक्योरिटी लोन के ऊपर सिक्योरिटीज इश्यू करना इन्होंने शुरू कर दिया. यानी कि लोन जो है उसका पैसा जब आएगा, ये सिक्योरिटीज जो इश्यू किए गए हैं, यानी कि 100 रुपीज का अगर लोन है तो 10 रुपीज के 10 सिक्योरिटीज इश्यू कर दिए. तो ये लोन का मनी बैंक के लिए तो रिकवर हो गया, लेकिन जब उसका पैसा आएगा, देन ये जिन्होंने सिक्योरिटी खरीद रखा है उसको ये अलोंग विद दैट सम इंटरेस्ट अमाउंट एक्स्ट्रा जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है. यानी कि ये 100 रुपए जो बैंक को मिले हैं, बैंक हैज टू इन्वेस्ट इट समवेयर एंड यूज इट प्रॉपर्ली, है ना. ठीक है, सबने लोन्स ऐसे सिक्योरिटीज खरीदना शुरू कर दिया, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी. अब बैंक्स के पास बहुत सारे पैसे थे, तो इन्होंने क्या किया, लोन देना शुरू कर दिया सबको. अब ये 100 रुपीज जो दिया हुआ है, अब ये सिक्योरिटी इशू किया, उसको पैसे वापस आ गए बैंक के पास, तो ये पैसे फिर लोन में दे दिए, एंड ये लोन को फिर से सिक्योरिटाइज किया जा रहा है. तो काफी कुछ चल रहा था, और ये लोन्स जब दिए जा रहे थे धड़ल्ले से ऐसे लो इंटरेस्ट रेट पे, तो कई सारे सब प्राइम लेंडर्स को दे दिया गया. एस सब प्राइम जो बोरोअर्स है, सॉरी, जो ऐसे लोग जो कि डेफिनेटली रिटर्न नहीं करेंगे, उन सभी ने ऑब्वियसली डिफॉल्ट कर दिया. जिन्होंने लोन्स लिए थे, काफी सारे लोगों ने डिफॉल्ट कर दिया, उन्होंने पैसे वापस नहीं किए, बैंक को पैसे नहीं मिले, ये सिक्योरिटीज में पैसे नहीं दे पाया, बैंक फेल हो गया. तो ये ईयू में जो इंस्टीट्यूशंस है जिन्होंने सिक्योरिटीज खरीदे हैं इन बैंक्स के साथ लिंक्स है, दे आल्सो फेल्ड. तो इसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ.
ठीक है। कास्केडिंग इफेक्ट यानी कि ऐसा इफेक्ट हुआ जहां पर आप देख सकते हो कि नॉट जस्ट इन यूएस, यूरोप, हर जगह जो है काफी ज्यादा डिवास्टेशन हुआ। इन्वेस्टर्स का लॉस, बैंक्स फेलियर, ये सारा देखा गया और इसे हम कंटेजियन इफेक्ट भी कहते हैं। ओके, विल रीड अबाउट दिस आगे। बट यहाँ पर क्या है, जब बैंक्स एक जगह पर फेल होते हैं कंप्लीटली, तो उसका इफेक्ट पूरे सारे इन्वेस्टर्स पर होता है, सारे दुनिया पर होता है इनफैक्ट। ठीक है, इफ पीपल हैव इन्वेस्टेड स्प्रेड्स टू द एंटायर वर्ल्ड। और इसके साथ वी सी द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007-8 में। ठीक है। और आगे जाकर ये 2010 तक इस तरीके से इसके रिपरकशंस चलते हैं। एंड इसका थोड़ा बहुत इफेक्ट इंडिया पे भी देखा जाता है। व्हाट इज द सिनेरियो इन इंडिया? इंडिया में इसका इफेक्ट कम देखा जाता है बिकॉज आरबीआई ने काफी अच्छे स्टेप्स ले रखे थे। लिक्विडिटी जो इकोनॉमी में हमारी है उसको इंक्रीज करने की कोशिश की आरबीआई ने। रेपो रेट को ड्रॉप कर दिया, रिवर्स रेपो रेट ड्रॉप कर दिया ताकि मनी का मूवमेंट जो है वो अच्छे से हो जाए। सीआरआर ड्रॉप किया, एसएलआर 24% पे ले आए। ये सब कम करने पर क्या होता है, मनी जो इकोनॉमी में है वो बढ़ जाता है। जब मनी इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस, ठीक है, तब किसी तरीके का इश्यू नहीं होता है। ग्रोथ को सपोर्ट करता है जो आरबीआई है। ओके, तो वी हैव सीन दिस ऑलरेडी, कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। ये फॉरेन एक्सचेंज को कंजर्व करने की कोशिश भी इन्होंने की बाय सीलिंग रेट जो एक्सपोर्ट क्रेडिट है उस पर बढ़ाकर, सीलिंग रेट ऑन क्रेडिट फॉर ईसीबीस, ये सब बढ़ा के। ठीक है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज यहाँ से इंडिया से ज्यादा बाहर ना जाए। एनपीएस जो है इनकी वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग कर दी गई नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, ताकि उन्हें हेल्प हो जाए। बट इसका इफेक्ट ये होता है कि एनपीएस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं इंडिया में। राइट, सो दीज वर द स्टेप्स टेकन। एंड आगे और भी मेजर्स क्या लिए गए हैं, इनको हम एबीसीडी में जो है डिवाइड कर सकते हैं, इस तरीके से रिमेंबर कर सकते हैं। ए इज एडवांसमेंट इन बैंकिंग, बी इज फॉर बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस में चेंजेस, चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड डिसइन्वेस्टमेंट एंड लिबरलाइजेशन, फोर्थ जो है पार्ट ऑफ द रिफॉर्म्स है। तो एडवांसमेंट इन बैंकिंग कैसे, फाइनेंशियल इंक्लूजन को किया गया बाय ब्रिंगिंग इन पीएम जनधन योजना, जहाँ पर जनधन अकाउंट, आधार एंड मोबाइल का जो ट्रिनिटी है, इसके थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दिया गया। इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड एंड ईज फ्रेमवर्क को लाया गया। तो इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड के तहत हम जो मनी है उसे रिकवर करने का, और कई सारे जो बैंक्रप्ट हो जाते हैं एंटिटीज, उनको उनसे वैल्यू डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एसेंशियली ये इन एसेट्स को मैनेज करने से रिलेटेड है। ठीक है, इस फ्रेमवर्क के थ्रू जो बैंक्स हैं उनका जो सर्विस है उसे और बेटर बनाने के लिए इस फ्रेमवर्क को लाया गया। बैंक्स की रैंकिंग ऑन वेरियस पैरामीटर्स, ये सब। ठीक है, इस फ्रेमवर्क इज एनहांस्ड एक्सेस सर्विस एक्सीलेंस। ठीक है, नाउ बैंक्स रिलेटेड क्या चेंजेस किए गए, तो डिफरेंशिएटेड बैंक्स को लाया गया। व्हाट आर द टू काइंड्स ऑफ डिफरेंशिएटेड बैंक्स? इफ यू हैव एनी आइडिया यू कैन जस्ट लेट मी नो। This was brought on the recommendation of Nachiket More Committee 2013 में, 2014 से implement हो गए। Two types of differentiated banks mainly इंडिया में जो exist कर रहे हैं, they are payment banks and small finance banks। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय डिफरेंशिएटेड बैंक? ऐसे लाइक फॉर एग्जांपल एसबीआई है। एसबीआई ऐसा बैंक है जो कि बैंक के सारे फंक्शन, सारे एक्टिविटीज, इवन पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज को भी जो है करता है। बट डिफरेंशिएटेड बैंक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए ही है। फॉर एग्जांपल पेमेंट बैंक जो है ये लो वैल्यू के, हाई फ्रीक्वेंसी के ट्रांजैक्शन जो है उनको ही केटर करता है। जैसे आपको डेली में बहुत सारे, जैसे एक दुकान है तो वहां पर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस बैक टू बैक होते हैं, इजंट इट, इन अ शॉप। तो पेमेंट बैंक उनके लिए अच्छा है। तो इस तरीके से स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन्स प्रोवाइड करता है। राइट, तो दीज आर द बैंक जो कि थोड़ा हटकर थोड़ा सा स्पेसिफिक काम करते हैं, सो दे आर कॉल्ड डिफरेंशिएटेड। अब इंस्टीट्यूशंस को लाया गया लाइक नैपफेड, एनएआरसीएल, नैपफेड को लाया गया ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में उसको सपोर्ट किया जा सके। सो ये एसेंशियली एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। Also, NAPFID is one of the all India financial institutions. I hope you know what are all India financial institutions. आपको अगर पता है 5 all India financial institutions के नाम, you can just let me know in the comment section. Let's see who gives the right answer. Then NARCL जो है National Asset Reconstruction Company Limited, इसके थ्रू बैड जो एसेट्स है यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को बैंक से खरीदा जा रहा था एंड उसको उससे वैल्यू डिराइव करने की कोशिश की जा रही थी। अब पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया, लाइक यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस, ये सबको लाया गया। लेटर ऑन चेंजेस बैंकिंग जो स्ट्रक्चर है, बैंक के बोर्ड्स है उनसे रिलेटेड, तो पीजे नायक कमेटी को लाया गया 2014 में, जिसने बैंक बोर्ड्स, बैंक के जो
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बोर्ड्स है, उनको कैसे बेटर किया जा सकता है। तो एग्जामिन वर्किंग क्या किस तरीके से है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, आरबीआई के गाइडलाइंस कैसे गवर्नमेंट ओनरशिप से रिलेटेड, और जो ह्यूमन रिसोर्स है, ये बोर्ड के मेंबर्स जो हैं उनका जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, दैट शुड बी फिट एंड प्रॉपर। ये एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है आरबीआई एंड रेगुलेटर्स के द्वारा जो देखा जाता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो सही है या नहीं, बेस्ड अपॉन वेरियस पैरामीटर्स। फॉर एग्जांपल उनका जो है कहीं पर इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, कोई कोर्ट केसेस नहीं होने चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड फाइनेंशियल अच्छा होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। बोर्ड कंपनसेशन किस तरीके से दिया जा रहा है उन लोगों को, व्हाट आर द सैलरी स्ट्रक्चर्स एंड ऑल, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स जो को आरबीआई के अंडर लाया गया, आरबीआई के अंडर कोऑपरेटिव बैंक्स एक्चुअली जो है फंक्शन करते हैं विदाउट द मच इंटरवेंशन ऑफ द रेगुलेटर हु इज आरबीआई, ठीक है। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को भी अमेंड किया गया। देन मेनली जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है उनको लाया गया अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। देन डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर को जो है एक्सटेंड किया गया, डीआईसीजीसी के द्वारा ये दिया जाता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये पहले 1 लाख रुपीज था, यानी कि आप अगर सेविंग्स बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हो देन यू हैव दिस इंश्योरेंस विद रिस्पेक्ट टू योर सेविंग्स बैंक अकाउंट। अगर बैंक आपको पैसे नहीं दे पाती है जितने भी पैसे आपने जमा किए थे, तो इंश्योरेंस के थ्रू आपको डेफिनेटली मिल जाएगा 1 लाख रुपीज, यू विल बी गेटिंग डेफिनेटली। बट इस कवर को बढ़ा दिया गया है, 5 लाख रुपीज पर कस्टमर अभी कर दिया गया है। प्लीज रिमेंबर, ये पूछा गया है इन द एग्जाम। देन डिसइन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, वहां पर जो गवर्नमेंट का स्टेक है उसे रिड्यूस करके 50% से भी कम कर दिया गया। देन इट बिकम्स व्हाट, अ प्राइवेट एंटिटी, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट का स्टेक कम कर दिया जा रहा है तो प्राइवेट एंटिटीज उसे लेंगे। तो 27 से 12 जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स रह गए थे। आईपीओ इश्यू किया गया ऑफ एलआईसी, जहां पर पहली बार एलआईसी के शेयर जो है पब्लिकली अवेलेबल थे। एंड एफडीआई का लिमिट जो इंश्योरेंस में है उसे बढ़ाया गया 49% से 74% इन इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है। तो दीज वर द चेंजेस। अब प्रेजेंट स्टेटस क्या है इस पूरे फाइनेंशियल सेक्टर का, स्पेसिफिकली बैंकिंग सेक्टर का। तो आरबीआई है, आरबीआई के अंडर वी हैव द कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स जो कि 42 इन नंबर हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स 1531। नो कमर्शियल बैंक्स में देयर आर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो कि 151 है, नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स 3 है, ठीक है। थोड़ा सा नंबर्स कुछ के अगर आप याद रखो दैट वुड बी ग्रेट। फॉरेन बैंक्स 43 है, इंडियन बैंक्स अगर हम देखें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स 12, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स 22, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स 11 हैं एंड पेमेंट बैंक्स 6 हैं इंडिया में, ठीक है। द नंबर्स आर एज पर द मार्च 2021 के आंकड़े हैं ये, एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के टोटल 1,58,416 जो है फंक्शनल एटीएम्स हैं, टोटल कमर्शियल बैंक्स के ब्रांचेस हैं, सॉरी ये, एंड एटीएम्स की अगर हम बात करें तो 2 लाख के आसपास। तो एटीएम्स में ऑन साइट एटीएम जो कि अलोंग विद द बैंक है वो ज्यादा है, ठीक है, 1 लाख के आसपास, 97,000 के आसपास ऑफ साइट है जो कि बैंक के साथ नहीं है। Now let us answer this question. I hope you enjoyed the discussion. Which among the following committees recommended the creation of differentiated banks in 2013? Differentiated banks, differentiated यानी कि more banks are required, ठीक है। differentiated banks are more banks, ये दिल मांगे more, ठीक है। तो उस तरीके से अगर आप याद रखो तो नचिकेत more committee is the right answer. C is the right answer here. Now this is the question जो कि आपके लिए homework है, deposit insurance cover provided in India बट यस ईजीसी हैज बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 1 लाख टू कितना, ठीक है, पर अकाउंट पर कस्टमर। आपको बताना इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स सी हु गिव्स द राइट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन 8146207241 या फिर hello@edutab.co.in पर भी आप अपने क्वेरीज को भेज सकते हो। यू कैन ऑल्सो लेट अस नो ये जो क्वेरीज है आपके by mailing us at this email ID. Thank you so much. All the best.